हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज विवेक धर्मशील और आज हम एक वीडियो बना रहे हैं और ये जो वीडियो है इट इज विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज एक्ट 2013। यस, कंपनीज एक्ट 2013 में आज जो हम कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 3। मैं चैप्टर नंबर 3 एज पर कंपनीज एक्ट कह रहा हूं और चैप्टर 3 टॉक्स अबाउट प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। यस, आज हम ये चैप्टर करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। क्या है इस चैप्टर के अंदर, क्या होता है प्रोस्पेक्टस और उसके छोटे छोटे डिटेल्स। नाउ सबसे पहली चीज मैं आपको ये समझा दूं कि प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 23 टू सेक्शन 42। यस, 23 से लेकर 42 तक जाता है। तो ये चैप्टर जो 3 है इट इज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज विच इज 23 टू 42। हमने देखा 43 के आगे देयर इज अ डिफरेंट चैप्टर विच टॉक्स अबाउट शेयर्स एंड डिबेंचर्स। उस पर हमने पहले ही वीडियो बना लिया है और वो हमने यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया है। अगर आप देखेंगे मोरलेस हमने पूरी कंपनीज एक्ट जो है वो यूट्यूब पर अब डाल दी है। तो अब ये वाला जो पार्ट हम कर रहे हैं वो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज सेक्शन 23 टू 42। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे देयर आर 4 सेक्शंस दैट हैव क्रिएटेड। अगर आप प्रोस्पेक्टस स्पेसिफिक की बात करेंगे तो ये सब सेक्शंस प्रोस्पेक्टस पर बोलते हैं। अगर आप सिर्फ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के ऊपर चर्चा करेंगे तो इट इज ओनली सेक्शन 39। अगर आप पेनल्टीज पर चर्चा करना चाहते हैं कि अगर इस सेक्शंस जो प्रोस्पेक्टस के रिलेटेड है अगर उसमें किसी ने कोई नॉन कंप्लायंस किया तो वो ये सब सेक्शंस के अंडर आता है। और प्राइवेट प्लेसमेंट बोलकर एक अलग कॉन्सेप्ट है जो सेक्शन 42 में है। तो अगर हमें इस चैप्टर में भी अगर बाइफरकेशन करना है तो हमने ये 4 चीजों में बाइफरकेट किया हुआ है और सेक्शन वाइज मैंने आपको बता रखा है कि कौन से पार्ट पर कौन से सेक्शंस हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, इफ यू सी गाइस, हमारे सिलेबस में से ये सेक्शंस एक्सक्लूडेड हैं। यस, ये जो सेक्शंस हैं ये एक्सक्लूडेड है। ये जो सेक्शंस हैं ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जब हम लोग वीडियो बनाएंगे या जब हम इसमें देखेंगे तो हम इन सेक्शंस पर फोकस नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैंने एक एक स्लाइड बना रखी है। अगर आप चाहते हैं तो मैं ये वाले सेक्शंस भी कवर कर लूंगा। आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं कि ये सेक्शंस में है क्या, बट इतना याद रख लें कि हमारे सिलेबस में, हमारे एग्जाम में ये सेक्शंस नहीं है। इज दिस क्लियर। तो ये जो सेक्शन 23 से लेकर 42 है इसके अंदर ये जो सेक्शंस हैं वो हमें नहीं पढ़ने हैं। आपको सिर्फ फोकस करना है इस सेक्शंस पर। क्लियर है, पक्का एवरीबॉडी। बढ़ू आगर। तो अब अगर ये जो पार्ट है ये पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, तो ये वाले पार्ट में हम सेक्शन 23, अब सेक्शन 24 जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं उसको भी कवर करूंगा, सेक्शन 26 और सेक्शन 29। यस, हम ये 4 सेक्शंस इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। आप ध्यान से देख लें, आप चेक कर लें। आपको अगर ये सेक्शंस के बारे में समझना है तो दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। सेक्शन 23, 24, 26 और 29, जिसमें से 24 आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी मैं थोड़ा सा उसको कवर कर लूंगा। श्योर अबाउट दिस, पक्का। तो 23, 24, 26 एंड 29 फॉर्म्स पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ना 2 मिनट हम आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सी बात करते हैं कि लेट अस से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, राइट, और उस कंपनी को चाहिए मनी, पैसा। क्या चाहिए उस कंपनी को? पैसा चाहिए। इट वॉन्ट्स टू रेज फंड्स, उसको पैसों की जरूरत है एंड इट वॉन्ट्स टू रेज फंड्स। ठीक है। अब जब आपको पैसे रेज करने हैं, जब एक कंपनी अपना पैसा रेज करती है तो वो कहां से रेज करती है? यस, यू आर राइट, पब्लिक। राइट, पब्लिक से अपना पैसा रेज करेगी। पब्लिक मतलब कितने करोड़ों लोग हैं जिसे कंपनी को, जिनसे पैसे लेना है, रेज करना है। लेकिन मुझे बताइए भैया, ये इंडिया है, यहां पर क्या कोई ऐसे ही किसी को भी अपना पैसा दे देगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी जाकर अगर पब्लिक को कहिए कि देखो मुझे बिजनेस करना है, आप मेरे कंपनी में पैसा लगाइए, तो क्या लोग तुरंत अपना पैसा निकाल कर देंगे क्या?
नो, नॉट पॉसिबल। तो अब एक कंपनी को अगर पैसा रेस करना हो तो वो पब्लिक से पैसे कैसे ले? कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब आप बोलेंगे सर क्या करें, डांस करें? नहीं भाई, कंपनी या उसके डायरेक्टर्स को कोई पब्लिक के सामने डांस नहीं करना है। तो क्या करना है? कंपनी को प्रोस्पेक्टस, यस, प्रोस्पेक्टस बनाना है। क्या बनाना है? प्रोस्पेक्टस बनाना है। सर ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है? अब ये जो प्रोस्पेक्टस है, आप समझ लीजिए एक तरह से एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी की पूरी हिस्ट्री के बारे में बताएगा, कंपनी के प्रेजेंट के बारे में बताएगा और कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में भी बताएगा। सर इसका मतलब एक तरह से ये पूरी कुंडली आ गई। यस, पूरी कंपनी की आप समझ लीजिए कुंडली आ गई इस डॉक्यूमेंट में। और ये डॉक्यूमेंट अगर आप पब्लिक को बताएंगे तो पब्लिक को आपकी कंपनी की पूरी आइडिया आ जाएगी कि आपकी कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई, किसने बनाई, प्रमोटर कौन है, डायरेक्टर कौन है, कितने सालों से चल रहा है बिजनेस, आप क्या बिजनेस करते हो, कहां से पैसे रेस करोगे, कहां लगाने वाले हो, किस चीज का बिजनेस करते हो, वो बिजनेस वाइबल है या नहीं है, ऑडिटर का क्या कहना है, कंपनी सेक्रेटरी का क्या कहना है, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, कंपनी किसी ट्रबल में तो नहीं है, कोई लिटिगेशन केसेस पेंडिंग तो नहीं है, एंड द लिस्ट इज एंडलेस एंडलेस एंडलेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप समझ लीजिए अगर एक कंपनी को पब्लिक को इंप्रेस करना है तो कहना से उसको ये डॉक्यूमेंट जो है वो बनाना पड़ेगा। यस और नो? एवरीबडी क्लियर है, श्योर अबाउट दिस? ये डॉक्यूमेंट कंपनी के हिस्ट्री के बारे में बताएगा, प्रेजेंट के बारे में बताएगा और फ्यूचर के बारे में भी बताएगा। आई बात सबको समझ में? मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये 400 प्लस पेजेस का होता है। यस, 400 प्लस, मतलब सोच लीजिए कितना सारा जो डिटेल्स होगा वो इस प्रोस्पेक्टस में डाला जाता होगा। आई होप यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट व्हाट इज प्रोस्पेक्टस ऑल अबाउट, राइट? तो अब आप बोलेंगे कि सर फिर इसमें इसका सेक्शंस क्या बनाने का, इसमें इसके ऊपर एक सेक्शंस बनाने की क्या जरूरत है? अरे भैया बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? अब थोड़ा सोचिए गाइस, इस पूरी पब्लिक के लिए आपने एक प्रोस्पेक्टस बनाया, ठीक है, लेकिन आपने सोचा क्या अगर आप ये प्रोस्पेक्टस में तो आप फॉल्स, झूठ इंफॉर्मेशन भी तो दे सकते हो, है कि नहीं? लोगों को इंप्रेस करने के लिए झूठ बोलने का कि हमारा कंपनी का ऐसा, हमारे कंपनी का वैसा, या तो कुछ बोलने का ही नहीं, एक तो झूठ बोलने का या तो जो छुपाने का। अब बताइए ये दोनों ही एक तरह से आपको नहीं लगता कि फ्रॉड हो रहा है पब्लिक पर? यस और नो? एवरीबडी, यस, फ्रॉड हो रहा है या नहीं? होता है कि प्रोस्पेक्टस में गलत इंफॉर्मेशन बताई जाती है, गलत सलत इंफॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है। तो ऐसे जगहों पर तो ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट कि कंपनीज एक्ट में उसके ऊपर सेक्शंस बने जिससे लोगों को पता चले कि जो इस प्रोस्पेक्टस में लिखा है ना वो सब सही है। इसीलिए हमारे कंपनीज एक्ट में सेक्शंस बना दिए गए। अब आप कहेंगे सर सेक्शन बनाने से क्या होगा? कल जाकर भैया अगर पता चला कि आपने प्रोस्पेक्टस में कुछ झूठ बोला है तो कंपनी और सभी डायरेक्टर्स ऑफिसर को क्या लग जाएगी? पेनल्टी। तो बताइए, और जेल भी जाना जा सकता है। तो क्या वो इस डर से सब सच बताएंगे या नहीं बताएंगे? यस, वो सब सच बताएंगे, वो झूठ नहीं बोलेंगे। प्लस ये सेक्शन आपको मैंडेटरी कुछ डिस्क्लोजर्स देने को कहता है जो हो सकता है आप ना दे। इसका मतलब एक तरह से सेबी, जिन्हें ऑब्वियसली अपनी कंपनी को लिस्ट कराना है और जो लिस्ट नहीं कराना चाह रहे हैं उनको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा, दे हैव स्टेटेड लॉट ऑफ थिंग्स with respect to prospectus, with respect to allotment of securities, which helps the public, which helps the public to get all true information. कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन सही से पब्लिक को मिल जाए और पब्लिक जो है वो अपना डिसीजन जो है वो सही से ले सके।
अब आपको क्लियर हो गया कि क्या है प्रोस्पेक्टस। सो प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक को कंपनी के बारे में सब चीजें बताता है। यस, इट शोज ईच एंड एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू कंपनी। आप इन शॉर्ट समझ लीजिए, हिस्ट्री बताएगा, प्रेजेंट बताएगा, फ्यूचर बताएगा, जिससे कंपनी एक सही से डिसीजन ले सके कि क्या मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो थोड़ा देखते हैं अब सेक्शन 23 क्या कहता है। सेक्शन 23 कहता है, उसकी हेडिंग है कि इशू ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी। अब ये कैसे होगा तो थोड़ा ध्यान से देखिए, चार्ट को मैंने हर एक सेक्शन के लिए चार्ट बना रखा है। तो यहां पर पहली बात ये कहता है कि समझ के चलिए आप एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, यू आर अ प्राइवेट कंपनी और आपको पैसे रेज करने हैं, यू वांट टू रेज फंड्स, आपको पैसों की जरूरत है। तो जब आपको पैसों की जरूरत है तो आप पैसे कहां से रेज करेंगे? तो आप रेज कर सकते हो आइदर थ्रू अ प्राइवेट प्लेसमेंट। अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कुछ सिलेक्टेड पर्संस को ही ऑफर करना अपने शेयर्स, अपनी सिक्योरिटीज। आई बात समझ में? इसके ऊपर हम एक अलग से सेक्शन देखेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट पर। सेक्शन 42 जो है वो हम आगे एक अलग वीडियो में पूरा इन डेप्थ देखेंगे, बट इस सेक्शन के लिए मैं आपको सिर्फ छोटा सा समझा रहा हूं कि अगर एक प्राइवेट कंपनी को पैसे रेस करने हैं तो वो कहां से रेस करेगा? एक तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता है, मतलब क्या कर सकता है? कुछ सिलेक्टेड, मैं ओवरऑल पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूं, ओपन पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ सिलेक्टेड पर्संस को ही ऑफर कर कर क्या कर सकता है? वो अपने जो सिक्योरिटीज है वो दे सकता है, या तो फिर वो कर सकता है राइट और बोनस इशू। क्लियर है? वो क्या कर सकता है? राइट और बोनस इशू। तो याद रखना है, either it's a private placement or a rights or a bonus issue. These are only two ways in which a private company can try and raise funds. Clear? That's what section 23 says. But if it's a public company, तो आपके पास भी प्राइवेट प्लेसमेंट का एक ऑप्शन है। मतलब भले आप पब्लिक कंपनी है, भले आपके पास लाखों शेयर होल्डर्स है, बट इस बार जब आप सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हो तो आपको सबको नहीं देना है, आपको कुछ लिमिटेड, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल 40 पीपल को देना है। तो बस बात खत्म होगी, आप ये 40 लोगों को ही ऑफर करेंगे। और जब आप पब्लिक एज अ होल और नहीं बट कुछ लोगों को ही ऑफर करते हो तो उसे हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? या तो दूसरा तरीका है राइट इशू और बोनस इशू। राइट इशू और बोनस इशू। अब आप कहेंगे सर प्राइवेट कंपनी में भी तो ये दो है, प्राइवेट और राइट्स एंड बोनस। यस, सो पब्लिक में भी राइट और प्राइवेट है और प्लेसमेंट और राइट्स एंड बोनस है। बट पब्लिक कंपनी के पास एक और चीज होती है और वो होती है पब्लिक ऑफर। मतलब एक पब्लिक कंपनी पब्लिक ऑफर कर सकती है, और पब्लिक ऑफर का मतलब यहां पर है IPO, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, FPO दैट इज फर्दर ऑफर, एंड OFS दैट इज ऑफर फॉर सेल। IPO का मतलब होता है फर्स्ट टाइम आप अपनी शेयर्स या सिक्योरिटीज को इशू कर रहे हो मार्केट में, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर गोइंग टुवर्ड्स द पब्लिक। FPO का मतलब है आप सब्सिक्वेंट टाइम है, मतलब इसके पहले आपने पब्लिक को कभी ना कभी सिक्योरिटी इशू करी है, शेयर्स इशू करे हैं, ये आपका सेकेंड टाइम है या थर्ड टाइम है या फोर्थ टाइम है, बट पहली बार नहीं है, ये कंफर्म है। सो IPO इज इनिशियल, पहली बार आप पब्लिक के पास जा रहे हो। FPO का मतलब है सब्सिक्वेंट, आप पहला हो चुका है, अभी दूसरी बार है। और ऑफर फॉर सेल एक अलग ही सेक्शन में है, हम वो सेक्शन को खुद जाकर, उस सेक्शन का जब समय आएगा तो उस सेक्शन में जाकर फोकस करेंगे। श्योर? पक्का? सेक्शन 28 में हम लोग उसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे आगे। ऑफर फॉर सेल अगर मैं आपको छोटी सी शब्दों में थोड़ा सा समझा दूं तो कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर्स ही अपने शेयर्स पब्लिक को देना चाहता है। मतलब कंपनी नए शेयर्स इशू नहीं कर रही, कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर्स ही अपने शेयर्स किसी और को देना चाहते हैं और एग्जिट करना चाहते हैं कंपनी से, तो उसे कहते हैं हम लोग ऑफर फॉर सेल।
क्लियर है? तो अब मुझे बताइए, स्लाइड आपको क्लियर हो गई। एक प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है, पैसे कहां से रेस कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट और या राइट्स या बोनस इशू। और पब्लिक कंपनी कहां से रेस कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, या तो फिर उसके पास एक अलग ऑप्शन है, और वो ऑप्शन कौन सा है, पब्लिक ऑफर का। और पब्लिक ऑफर में देयर आर 3 थिंग्स दैट हैव कम अप, आईपीओ, एफपीओ एंड ओएफएस। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो अब अगर आप देखेंगे, यस आ गया। तो क्या कह रहा हूं मैं आपको, ये देखिए अब यहां पर क्या लिखा हुआ है एकदम अच्छी तरह से। सो प्रोस्पेक्टस कब चाहिए होता है? तो अगर आप मेरे चार्ट को अच्छी तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट है ओनली एंड ओनली when you are going to the public. Can you see this? Prospectus required. Prospectus कब required है? जब आप सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के पास जा रहे हो, ना आपको प्राइवेट प्लेसमेंट में रिक्वायर्ड है, ना आपको राइट्स या बोनस में रिक्वायर्ड है। तो प्रोस्पेक्टस कब बनाना पड़ेगा? पहला, एक तो पब्लिक कंपनी को बनाना पड़ेगा, दूसरा वो भी कब बनाना पड़ेगा, जब वो पब्लिक को ऑफर करे। इज दिस क्लियर? श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? क्या सेक्शन 23 आपके भेजे में गया? पक्का? अच्छी तरह से? तो आपको अभी तक यहां तक क्या पता चल गया? प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जो हम पब्लिक को बताते हैं। क्यों बताते हैं? अरे पैसे चाहिए, तो पैसे देने के लिए क्या डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा? ऑब्वियो भाई, कंपनी को कैसे पता चलेगा आपकी हिस्ट्री के बारे में, आप क्या करते हो, क्या करने वाले हो, हमारे पैसों से कैसे बिजनेस करोगे, हमें कितना डिविडेंड मिलेगा, प्रोस्पेक्ट्स है नहीं है, फ्यूचर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये सब देखने के लिए, समझने के लिए तो बताना पड़ेगा। तो सर सेक्शन क्यों बनाया गया? फिर सेक्शन बनाना जरूरी है, वरना लोग तो, कंपनी तो कुछ भी झूठ बोलेगी, कंपनी को लोगों पर फ्रॉड करेगी और पैसे लेके भाग जाएगी। प्लस कुछ मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स देने हैं, वो भी नहीं देगी। अच्छा, मतलब कंपनी सब सही से बोले, कंपनी सब मैंडेटरीली बताए, इसके लिए ये सेक्शंस बनाए गए हैं। यस सर, लेकिन ये प्रोस्पेक्टस किसको बनाना है, प्राइवेट को या पब्लिक को? सिर्फ पब्लिक को। और सर पब्लिक को हमेशा बनाना है क्या? नहीं, सिर्फ पब्लिक ऑफर के वक्त बनाना है। क्लियर है? प्राइवेट प्लेसमेंट या राइट्स या बोनस इशू के लिए आपको प्रोस्पेक्टस बनाना नहीं है। इज दिस क्लियर? श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? बढ़ू आगे? तो अब अगर हम 2 मिनट इस प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन को देखें, तो ये डेफिनेशन कहता है एनी नोटिस, ध्यान से देखिए, एनी नोटिस, सर्क्यूलर, एडवर्टाइजमेंट और कम्युनिकेशन। देखिए मैं जानबूझ से अब इस पे थोड़ा टाइम पास करने वाला हूं। नोटिस, सर्क्यूलर, एडवर्टाइजमेंट या किसी भी तरह का कम्युनिकेशन, ओके, जिसमें आप ऑफर कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ऑफर कर रहे हो पब्लिक को। क्या ऑफर कर रहे हो? क्या आप हमारे शेयर्स या डिबेंचर को सब्सक्राइब करो। ओके, किसी भी तरह का एक ऑफर जो किसको किया जाए? किसको किया जाए? पब्लिक को किया जाए। क्यों किया जाए? क्या आप हमारे शेयर्स या डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करो। रूल कहता है ऐसी कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर, कोई भी एडवर्टाइजमेंट जिसको आप पब्लिक को ऑफर कर रहे हो कि आइए और आप मेरे शेयर्स को खरीदिए, गाइस उसे बोल देंगे प्रोस्पेक्टस। सर ये आखिरी की लाइन क्या है? ये कहता है वेदर आप उसे प्रोस्पेक्टस डिस्क्राइब करें या ना करें, उससे कोई फर्क नहीं गिरता। अब आप समझेंगे क्या हो रहा है, थोड़ा समझिए इस डेफिनेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते थे, एक पेपर में ऐड दे देते थे कि आज हम हमारे शेयर्स को इशू कर रहे हैं, जिसको चाहिए वो शेयर्स लेके जाओ, बराबर है। अब जैसी ऐसी ऐड आती थी तो होता क्या था कि कंपनीज कहती थी हम इसका कंप्लाई नहीं करेंगे, हम क्योंकि हमको तो प्रोस्पेक्टस लागू ही नहीं होता, हमने तो कोई डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ बनाया नहीं, और जब डॉक्यूमेंट ही नहीं बनाया तो हमको ये प्रोस्पेक्टस कैसे लागू होगा। आप समझ रहे हैं? सो लोग बचने के लिए क्या करते थे, पैम्पलेट छाप देते थे, सर्कुलर्स जो है वो बनाते थे, एक ऐड दे देते थे। तो अब खतरनाक सेक्शन ने क्या बोल दिया, सेक्शन ने बोला तुम कोई नोटिस को,
सर्कुलर को, एडवर्टाइजमेंट को, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन को, तुम उसे प्रोस्पेक्टस बोलो या ना बोलो, हम तो उसे प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। एक मिनट, आप बोलेंगे सर कैसे मान लेंगे? हाँ, अगर उस नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट में आपने पब्लिक को ऑफर किया है, क्या ऑफर किया है? सब्सक्रिप्शन। आपने पब्लिक को ऑफर किया है सब्सक्रिप्शन कि आप हमारे शेयर्स और डिबेंचर्स को खरीद लो, तो हम इसे प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। और आपको मालूम है, अगर हमने इसको प्रोस्पेक्टस माना तो फिर आप पर भैया सब सेक्शंस लग जाएंगे, और अगर आप पे सब सेक्शंस लग गए तो आपको तो फॉलो करना ही है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, यू हैव टू फॉलो। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? सो याद रखना है, अब आप कोई डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस बोले या ना बोले, अगर वो डॉक्यूमेंट में इतनी ताकत है कि वो पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है कि आइए और हमारी सिक्योरिटीज खरीदिए, फिर वो आप एक पन्ना क्यों ना हो, एक एडवर्टाइजमेंट क्यों ना हो, एक नोटिस क्यों ना हो, आपको उसे प्रोस्पेक्टस मानना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन को देखिए, उसकी जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 70 में, डेफिनेशन क्या कहती है? उसकी डेफिनेशन कहती है, अ डॉक्यूमेंट विच यू हैव डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोस्पेक्टस and it includes notice, circular, advertisement, any document inviting public, and it includes red herring and shelf prospectus। अब ये red herring और शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है हम ये आगे देखेंगे। रेड हेरिंग और शेल्फ प्रोस्पेक्टस में आगे देखेंगे। रेड हेरिंग जो है वो 32 है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो है वो 31 सेक्शन है, तो हम उसका वहां पर देखेंगे क्या मतलब है, कैसे होता है, उसके रिलेटेड रूल्स क्या है, ये मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, आप थोड़ा समझ लीजिए। इट इज लाइक अ टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस, ओके, उसमें कुछ फीचर्स होते हैं उसके, हम लोग वो बाद में देखेंगे यार। अभी तुम सिर्फ फोकस करो प्रोस्पेक्टस है क्या, तुमको वो समझाना। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? बढ़ जाओ आगे। नाउ सेक्शन 24, अब मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारे सिलेबस में छोटी सी चीज है, वो नहीं है, बट मैं थोड़ा सा बता दूं, सिर्फ इतना ही है कि सेक्शन 24 जो कहता है कि इशू ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, यस, ये इशू करना और शेयर्स को अलॉट करना, और ये डिविडेंड के रिलेटेड जो सेक्शन 127 में है, डिविडेंड नहीं पे करना, अगर ये दो बातें लिस्टेड कंपनी या ऐसी कंपनी जो लिस्ट होने में है उनके रिलेटेड हो तो याद रखें आप सेबी के कंट्रोल में आते हैं। और अगर यही दो बातें, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और डिविडेंड ना पे करना, ये लिस्टेड कंपनी या ऐसी कंपनी जो लिस्ट होने वाली है उनकी उस कंपनी के रिलेटेड नहीं है, ये अदर केसेस है। अदर केसेस मतलब ऐसी कंपनी जो लिस्ट नहीं है या लिस्टेड होने के कगार पर नहीं है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा। सो इट्स लाइक अ बाइफर्केशन ऑफ ड्यूटीज कि सेबी किस पर अपना कंट्रोल बनाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट किस पर अपना कंट्रोल बनाएगा, और कौन सी रिलेटेड, शेयर्स का इशू और अलॉटमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सो लिस्टेड कंपनीज या कंपनीज इंटेंडिंग टू लिस्ट पर सेबी अपना जो जोर बनाएगा, अपना कंट्रोल बनाएगा। और अगर कोई दूसरा केस है, स्मॉल कंपनी है, ओपीसी है, अदर कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है, वो सबका अगर ये केस रहेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर फोकस देगा। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? तो क्या आपको अभी तक पूरा जो मैंने सिखाया अच्छी तरह से समझ में आ गया? आई होप आप इसके चार्ट वार्ट बना रहे हो, बनाना ही है क्योंकि हर एक सेक्शन का हमने चार्ट बनाया है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आल्सो डू द सेम। श्योर? पक्का? चलिए नेक्स्ट। अब ये सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है ये भी तो थोड़ा देखना है कि ये सिक्योरिटीज में क्या क्या चीजें आती है, तो हम जल्दी से देख लें। शेयर, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर स्टॉक। अब आपको मालूम है कि शेयर एंड स्टॉक और डिबेंचर एंड डिबेंचर स्टॉक, सो ये स्टॉक में यू नो देयर इज अ डिफरेंस, राइट? सो जो शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो है वो फ्रैक्शन में नहीं बेच सकते, जो स्टॉक या डिबेंचर स्टॉक है उसे फ्रैक्शन में बेचा जा सकता है, प्लस स्टॉक या डिबेंचर स्टॉक की कोई वोटिंग राइट्स नहीं होती, या शेयर्स की वोटिंग राइट्स होती है। शेयर्स डिबेंचर्स कंपनी इशू कर सकती है बट स्टॉक कंपनी इशू नहीं कर सकती, सो व्हाटएवर इट मे बी। Plus bonds and debenture. Can you see the bonds and debenture? So again, bonds and debenture slight difference regarding stamp duty, regarding charges, regarding bonds जो है वो गवर्नमेंट इशू करता है, डिबेंचर्स जब होता है जब कोई डेट इंस्ट्रूमेंट कंपनी इशू करती है तो हम उसे डिबेंचर कहते हैं। नेक्स्ट देयर इज अ स्क्रिप्ट। अभी स्क्रिप्ट क्या होता है? जब भी कोई शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो ना तो हम उसको शेयर नहीं स्क्रिप्ट कहते हैं, बस इतना सा ही डिफरेंस, थोड़ा समझिए। जो कंपनी के शेयर्स जो हैं वो डीमटेरियलाइज फॉर्म में है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट कहते हैं। क्लियर? श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी?
The next is any sort of a derivative instrument. A derivative instrument is an instrument, which derives its value from some underlying asset. Next, any marketable securities. Next is a security receipt defined by सरफासी एक्ट. So आपका जो सिक्योरिटी एसेट रिकंस्ट्रक्शन एक्ट है, सिक्योरिटी रिसिप्ट मतलब जब वो हम पूरे पैसे, लोन्स एंड एडवांसेस एक एसपीवी व्हीकल को ट्रांसफर करते हैं, और एसपीवी जो होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल, उसे रखकर उसके जगह पर जो रिसिप्ट इशू करता है वो वाली रिसिप्ट. Next, units either issued by CIS or MF, that is collective investment scheme and mutual fund. तो वो जो units है उसके बारे में, the government securities and other such securities as declared by the central government, or right or interest in such securities. याद रखना ये पॉइंट जो है वो एक्सक्लूडेड है. सिक्योरिटीज जो कि यूनिट लिंक जैसे बोलते हैं, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड है, वो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में नहीं आएगा. याद रखना, बाकी सब आएगा, ये नहीं आता. तो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन समझ ली कि मतलब आप इनमें से जब कभी भी कोई इशू करेंगे तो प्रोस्पेक्टस जैसी चीज आपको आनी है. नेक्स्ट, अब सेक्शन 26 कहता है कि भैया कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होंगे. मतलब एक प्रोस्पेक्टस में आपको क्या क्या करना है, एक प्रोस्पेक्टस में क्या किन बातों की जिक्र होगी, क्या क्या चीजें आएगी, ये सब चीजें हमें अच्छी तरह से समझना है. तो अब यहां पर एक एक चीज देखेंगे. सबसे पहली रूल कहता है कि प्रोस्पेक्टस जो है वो डेटेड रहना चाहिए. क्या रहना चाहिए? डेटेड रहना चाहिए. और रूल कहता है प्रोस्पेक्टस में जो लिखी रहेगी डेट, उसे ही वो डेट ऑफ पब्लिकेशन मानेंगे. तो याद रखना है, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट शुड बी डेटेड, डेट मेंशन होना चाहिए. सेकेंड है, हर एक डायरेक्टर या प्रपोज डायरेक्टर की सिग्नेचर रहनी चाहिए. क्या रहनी चाहिए? Signature. So there should be a signature of the director with its name or some any authorized attorney. तो signature होना चाहिए prospectus में. The third point says whatever information, yes, whatever information and whatever reports that the SEBI has specified should be attached in that. तो वो जो भी इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट सेबी जो समय समय पर बोलते जाता है, वो सब इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स को आपको प्रोस्पेक्टस में लगाना है, प्रोस्पेक्टस का पार्ट बनना चाहिए. अब रूल कहता है आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है. कब नहीं है? या आपको प्रोस्पेक्टस देना नहीं है. ये कब नहीं देना है? एक, इफ यू आर इशूइंग टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर ओनली. भैया आपने पहले, आप उसी को शेयर दे रहे हो जिसको आपने पहले शेयर दे दिया है. तो आइदर यू आर गिविंग इट टू सम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और यू आर इशूइंग प्रोस्पेक्टस विच इज समथिंग यूनिफॉर्म विथ एग्जिस्टिंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स. जो एग्जिस्टिंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स है उसी के रिलेटेड जो है वो मतलब ऐसे ही सिमिलर सॉर्ट ऑफ राइट्स वाले शेयर्स या डिबेंचर्स आपके पहले से स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है और आप सेम कैटेगरी के शेयर्स या डिबेंचर्स को फिर से इश्यू कर रहे हो. तो ये दो चीजों के लिए आपको एक्सेप्शन दिया गया है. मतलब एक तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही चीज दे रहे हो, तो जो चीज दे रहे हो वो पहले दे चुके हो, वो वैसे ही सेम राइट सेम क्लास वाली इशू आपने कर ली है. श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? नाउ एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के रिलेटेड क्या बात करेंगे. तो रूल कहता है ऑब्वियसली एन एक्सपर्ट इज समथिंग विच इज नॉट एंगेज इन द फॉर्मेशन और प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. ये एक ऐसा पार्टी है जो न्यूट्रल रहना चाहिए. और इसकी आप जब कभी भी रिपोर्ट्स अपनी प्रोस्पेक्टस में डालें तो याद रखें कि उसकी रिटर्न कंसेंट आप ले लें. कोई भी एक्सपर्ट की आप कभी भी कोई ओपिनियन लेते हो और आप उसमें डालते हो तो मेक श्योर करें कि आप उसकी कंसेंट ले लें. मेक श्योर करें कि उसने कंसेंट दिया है, और जब तक प्रोस्पेक्टस प्रिंट में नहीं जाता, पब्लिक के पास नहीं जाता, तब तक उसने अपनी कंसेंट को विड्रॉ ना किया हो. तो हर एक एक्सपर्ट की रिपोर्ट आपके प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड रहनी चाहिए. ये दूसरी बात. नेक्स्ट, आपको एक कॉपी जो है वो आरओसी में भी डिलीवर करनी है प्रोस्पेक्टस की, एंड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू आरओसी. रूल कहता है यू कैन इशू द प्रोस्पेक्टस ओनली आफ्टर यू सबमिट इट टू सेबी. ओनली आफ्टर यू सबमिट इट टू सेबी. अभी मैं आपको बता दूं, मतलब एक तरह से समझिएगा, इस पब्लिक के पास जाने से पहले आपको दो लोगों के पास ये प्रोस्पेक्टस लेके जाना होता है, सेबी और आरओसी.
सेबी ऑब्वियसली कम्स इनटू पिक्चर व्हेन द कंपनी सपोज टू लिस्ट इट, राइट। और तो सेबी क्या करता है गाइस, एक टर्म है, अगर आपको ये टर्म, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ये टर्म को लिख लें। एक सेबी क्या करता है, थोड़ा ध्यान से देखिए, सेबी करता है वेटिंग। वेटिंग, अभी वेटिंग क्या होता है समझिए। वेटिंग का मतलब होता है कि कल जाकर समझ लीजिए, बहुत खतरनाक पॉइंट बनाया इन्होंने, कल जाकर समझ लीजिए प्रोस्पेक्टस में कुछ गड़बड़ निकली, ठीक है, कुछ गलत निकला और पब्लिक को उससे नुकसान हो गया, तो पब्लिक क्या करेगा भैया, वो तो सेबी पे चढ़ जाएगा। पब्लिक कहेगा सेबी आपने तो देखा था प्रोस्पेक्टस, पब्लिक के पास आने से पहले आपने तो प्रोस्पेक्टस देखा था और आपने सब सही किया, तभी तो वो इशू हुआ, तभी तो हमने पैसे दिए, तभी तो सिक्योरिटी अलॉट हुई, और आज पता चल रहा है कि ये जो प्रोस्पेक्टस में लिखा है वो गलत है, तो अब सेबी आप हमें भर के दो, अब आप लायबल हो। गाइस बिल्कुल भी नहीं, सेबी जो है वो अपने हाथ ऊपर कर देगा। सेबी कहेगा लॉ में क्लियर लिखा है कि मैं प्रोस्पेक्टस का वेटिंग करता हूं। अब ये वेटिंग का मतलब होता है कि सेबी जो है वो पूरे प्रोस्पेक्टस को गो थ्रू करता है, और जब वो कंफर्म करता है तो वो ये नहीं कह रहा कि इसमें जो सब लिखा है वो सही है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मेरे देखने पर तो मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जो मुझे लगता है कि गलत है। क्या बात समझ में आई क्या आपको? आप देखिए, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, वेटिंग का मतलब क्या बोला उन्होंने, सेबी कह रहा है मैंने देखने पे तो मुझे कुछ नहीं लगा कि ऐसा गलत है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं कंफर्म कर रहा हूं कि इसमें जो सब है वो सब सही है। आई होप यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो यस, सेबी और आरओसी को बताना पड़ता है, और याद रखना है सेबी जो है वो वेटिंग करता है। कल जाकर प्रोस्पेक्टस में अगर कुछ गलत निकलता है तो आप सेबी पर केस नहीं कर सकते, आप सेबी से जो पैसे हैं वो क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि सेबी कहता है हम कोई भी चीज को कंफर्म नहीं करते, हम प्रोस्पेक्टस की क्या करते हैं, वेटिंग करते हैं। श्योर? अच्छा, जब तक प्रोस्पेक्टस कंफर्म नहीं हो जाता हम उसे ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस। और जब वो प्रोस्पेक्टस कंफर्म हो जाए तो फिर हम क्या कह देंगे, प्रोस्पेक्टस। ड्राफ्ट वर्ड हट जाएगा, जब तक सेबी उसको अप्रूव नहीं करती हम उसे क्या कहेंगे, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी, इज दिस क्लियर? यहां तक पूरा आपको समझ में आ रहा है ना? रूल कहता है, ध्यान से देखना है ये वाला पॉइंट, रूल कहता है नो प्रोस्पेक्टस शैल बी वैलिड इफ इट इज इशूड मोर देन 90 days आफ्टर द डेट ऑन कॉपी डिलीवर्ड टू आरओसी। इसका सिंपल अर्थ यह है कि जैसे आप आरओसी में सबमिट करते हो, जैसे सेबी ने आपको हाँ बोल दिया, आपने आरओसी में जमा कर दिया, आपको 90 days के अंदर अंदर अपना आईपीओ लाना है, अपना पब्लिक ऑफर लाना है। याद रखना है 90 days से ज्यादा समय आप नहीं ले सकते। अब आप कहेंगे सर 90 days से ज्यादा समय ले लिया तो क्या हो जाएगा? अरे भैया 90 days से ज्यादा समय अगर आपने ले लिया तो जो आपका प्रोस्पेक्टस जो अप्रूव्ड हो चुका था वो इनवैलिड हो जाएगा। सर क्या बात कर रहे हो? यस, आपको फिर से पूरी प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर से आपको नया बनाना पड़ेगा, फिर सेबी की अप्रूवल, फिर पूरा आरओसी में डालना है ना, सो फोर्थ। अच्छा, मतलब एक बार हम आरओसी में डाल लें तो 90 days के अंदर अंदर हमें क्या करना है, 90 days के अंदर अंदर हमें ये प्रोस्पेक्टस को इशू कर देना है, वरना आप दिक्कत में आ जाओगे, फिर से आपको ये पूरी प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? सर अगर ये सब हमने फॉलो नहीं किया तो आइए पेनल्टीज का मजा लीजिए। तो रूल कहता है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 26, एनी पर्सन नोइंगली पार्टी टू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और कंपनी अगर कॉन्ट्रावेन करता है तो ऑब्वियसली कंपनी का तो सिर्फ फाइन ही है 50,000 मिनिमम और 3 लाख मैक्सिमम, लेकिन कोई व्यक्ति है जो नोइंगली प्रोस्पेक्टस में उसको मालूम है क्या सेक्शन 26 के हिसाब से क्या क्या लिखना है, क्या क्या देना है, बट वो नहीं बता रहा है, नोइंगली उसने कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया, तो उसको भी फाइन वही है, सेम 50,000 मिनिमम 3 लाख मैक्सिमम, लेकिन उसको अप टू 3 साल की क्या है, सजा है और बोथ। सो एक तो 3 साल तक का जेल, फाइन या बोथ। कंपनी को सिर्फ क्या लगेगा, फाइन। ये कब लगेगा, अगर सेक्शन 26 में आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है तो। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी आपको कुछ चीजें बताऊं, एक तरह से यू वांट टू जस्ट मेक अ चार्ट मोर प्रेजेंटेबल कि सर क्या क्या चीजें आती है, तो हम क्या कर लेंगे, बेसिक 1-2 मैं आपको क्लासिफिकेशन कर दूं प्रोस्पेक्टस में और क्या क्या आता है, एकदम अच्छी तरह से देख लीजिए। सो एक होता है जनरल इंफॉर्मेशन, और आप बोल सकते हैं एक होता है
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये मैं आपको बता रहा हूं सेक्शन 26 के हिसाब से। और क्या हम बताते हैं उसके अंदर, तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, आपको बताना है नेम एंड एड्रेस। अब आप नेम एंड एड्रेस किसका किसका बताओगे, आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का बताना है, राइट, आपको कंपनी सेक्रेटरी का बताना है, आपको सीएफओ का बताना है, आपको अपने ऑडिटर्स के बारे में बताना है, आपको अपने लीगल एडवाइजर्स के बारे में बताना है। तो आपको ये सब चीजें बताना है। आप भी चाहिए तो अपने बुक्स पे लिखते चलते हैं। सबसे पहले नेम एंड एड्रेस वगैरह आपका पूरा आ जाएगा। सेकंड, आपको ये बताना है कि आपका जो ये इशू है ये कब ओपन हो रहा है, ये कब क्लोज हो रहा है। तो आपको इसकी डेट वेट तो बतानी पड़ेगी ना, कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है। तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि कब खुल रहा है कब नहीं खुल रहा है। श्योर। फिर आपको ये बताना है कि भैया हम ये जो भी पैसा आएगा वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा, और वो पैसों सिर्फ दो ही चीजों के लिए होगा, एक तो अलॉटमेंट के सामने सेट ऑफ होगा, या तो अगर इशू सक्सेसफुल ना हुआ तो रिफंड करने के काम आएगा। फिर रूल कहता है कि आपको ये भी बताना है अगर आपने इशू अंडर राइट किया है तो फिर अंडर राइटर के पूरे डिटेल्स देने पड़ेंगे, राइट। एक्सपर्ट के ओपिनियंस तो मैंने आपको बोले कि उनके कंसेंट लेनी है, एक्सपर्ट के ओपिनियन को इसमें पुट करना है, तो वो वाले पार्ट तो आपका आ ही गया। फिर आपने वेरियस रेजोल्यूशंस जो पास किए थे वो सब रेजोल्यूशंस के भैया सब रिक्वायर्ड परमिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिर आपको ये बताना है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यस, आपका पैसा रेस करने का पर्पस क्या है, आप किधर यूज करेगा, आपको वो भी तो बताना है। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताना होता है कि अभी मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट है, कितना इक्विटी है, ये रेस करने के बाद मेरे डेट इक्विटी रेशो क्या रहेगा, कैसा रहेगा। तो आपको ये पूरी की पूरी बातें बतानी है। देखिए मैंने लाइन से आपको 8 चीजें बताई, आई होप आप भी इसको नोट कर रहे हैं। नाम पता बताना है, ओपनिंग क्लोजिंग डेट्स बतानी है, सेपरेट बैंक अकाउंट में जाएगा, अंडर राइटर है, एक्सपर्ट्स की सब ओपिनियन, सब रेजोल्यूशंस की कॉपी पास की कि भाई सब हमने अप्रूव किया है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज बताना है, ये पैसे किस चीज के लिए यूज होंगे उसका पर्पस बताना है, और आपको अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को भी बताना है। तो ये पूरी बातें 8 पॉइंट किसके हो गए भैया, ये तो हो गया जनरल इंफॉर्मेशन के, किसके हो गए, जनरल इंफॉर्मेशन के, सही है एवरीबॉडी। अच्छा, अब कोई पूछता है कि सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का क्या, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कैसे, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या क्या आएगा थोड़ा ध्यान से देखिए। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जैसा आ जाता है पहले तो आपकी ऑडिटर्स की रिपोर्ट, यस, सो दैट पब्लिक को पता चले बॉस क्या चल रहा है आपकी कंपनी में, क्या नहीं चल रहा है। फिर आपको आपके पिछले 5 साल, यस, लास्ट 5 इयर्स के पूरी बैलेंस शीट पीएनएल जमा करना है, तो मालूम पड़े क्या है क्या नहीं, यस, पक्का। तो पूरे 5 इयर्स का आपको जो है अच्छी तरह से पूरा हिसाब किताब देना है। फिर अगर आपने कोई कोई प्रोजेक्ट लगाने का सोचा है जहां पर ये पैसे लगेंगे, तो आपको पूरे प्रोसीड्स के बारे में डिटेल्स देनी पड़ेगी, ये कैसा लगेगा उसका ब्रेकअप देना पड़ेगा कि कैसा पैसा लगने वाला है, कैसा नहीं, क्या वो सब चीजें आपको बतानी पड़ेगी। कंपनी सेक्रेटरी के कुछ रिपोर्ट्स रहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कंप्लायंसेस ऑफ ऑल लॉज एंड रेगुलेशंस, तो वो रिपोर्ट को उसमें मेंशन करना पड़ेगा। फिर आपको ये एक तरह का डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है कि कंपनी या कंपनी के कोई भी डायरेक्टर्स, कंपनी या कंपनी के कोई डायरेक्टर्स प्रमोटर्स ने हर एक्ट को कंप्लाई किया है, और कोई भी एक्ट का कंप्लायंस नहीं है। स्पेसिफिकली हमें कौन से एक्ट के बारे में बताना पड़ता है, जैसे भैया हमने सेबी एक्ट का सब कंप्लाई किया है, हमने SCRA एक्ट का पूरा कंप्लायंस किया है, ये सब आपको बताना पड़ता है। तो ये सब आपका एक फाइनेंशियल इन्फो आ जाता है, ऑल द मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स के हमने कोई एक्ट का उल्लंघन नहीं किया है, ऑडिटर की रिपोर्ट, कंपनी सेक्रेटरी की रिपोर्ट, लास्ट 5 साल के बैलेंस शीट, पीएनएल, आपके प्रोजेक्टेड, यस, वैसे और एक आगे मेरे को याद है, सब्सिडरीज के डिटेल्स आपको देनी पड़ती है, सब्सिडरीज के परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताना पड़ता है। तो ये सब चीजें आपकी एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आएगी। तो वो आई वुड रिकमेंड एक 8-10 पॉइंट लिख लीजिए, कल अगर किसी ने पूछा क्या आप बता सकते हो कि क्या क्या चीजें आती है प्रोस्पेक्टस में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि देख प्रोस्पेक्टस में नहीं ये सब चीजें आती है। क्लियर, श्योर अबाउट दिस। एंड द लास्ट सेक्शन, सेक्शन 29, सेक्शन 29 क्या कहता है, सेक्शन 29 इज वेरी सिंपल। इन सेक्शन 29 सेज पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज compulsory to be in a dematerialized
फॉर्म। तो बेसिक क्या बोला, हर वो कंपनी जो पब्लिक ऑफर कर रही है। अब समझ गए आप, पब्लिक ऑफर का मतलब क्या है, आईपीओ, एफपीओ, ऑफर फॉर सेल। और पब्लिक ऑफर का मतलब हम किसी सिलेक्टेड लोगों को ऑफर कर रहे हैं या पब्लिक एट लार्ज को कर रहे हैं, पब्लिक एट लार्ज को कर रहे हैं, यस। और जब आप पब्लिक ऑफर करते हैं तो क्या हमें प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता, ऑब्वियसली करना पड़ता है, पीछे स्लाइड्स में देखा इतना। तो पब्लिक ऑफर में आप जब प्रोस्पेक्टस करते हो, व्हेनेवर देयर इज अ पब्लिक ऑफर गाइस, डीमटेरियलाइजेशन इज मैंडेटरी, मतलब शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही इशू करना है। हाँ, आपका पब्लिक फॉर्म नहीं है, पब्लिक ऑफर नहीं है, आपका कॉल है। आपको डीमटेरियलाइज फॉर्म में करना है तो डीमटेरियल में कीजिए, आपको फिजिकल में करना है तो फिजिकल में कीजिए। बताइए कितना सलर हो गया। सो अगर एक पब्लिक ऑफर है तो आपका डीमटेरियलाइज फॉर्म में रहेगा, अगर पब्लिक ऑफर नहीं है तो ये आपका कॉल है, नोबडी इज फोर्सिंग यू। बट रूल सेज प्रमोटर्स ऑफ एनी पब्लिक कंपनी बिफोर मेकिंग अ पब्लिक ऑफर, अगर उनके पास कोई कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज या ऐसी कोई चीजें है तो उससे पहले कंपलसरी डीमटेरियलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और उसी के बाद ही इशू लाएं। ये पॉइंट याद रखना है। फर्स्ट इज प्रमोटर्स के पास जो भी है उसे डीमटेरियलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसी के बाद इशू लाना है। श्योर अबाउट दिस, पक्का एवरीबडी? So that's it. This is section 29 which says कि पब्लिक ऑफर डीमटेरियलाइज फॉर्म में रहेगा, बाकी सब में आपके पास एक ऑप्शन है। कॉन्ट्रावेंशन के बारे में देखा, इतना ब्यूटीफुल चार्ट, हमने हर चीज के बारे में देखा कि सेक्शन 26 में क्या कंटेंट्स है, क्या चीजें बताई गई है। हमने सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में क्या आता है वो देखा। सेक्शन 24 में हमने देखा कि कौन सी कंपनी इसको सेबी गवर्न करेगा और कौन सी कंपनी इसको सीजी गवर्न करेगा और कौन सी पावर्स के रिलेटेड। हमने प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन को समझा, क्या कहता है प्रोस्पेक्टस, क्या डेफिनेशन है उसकी। और हमने ये देखा कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट था, हमने इसको देखा कि एक प्राइवेट कंपनी का जो कहां से पैसा रेस कर सकती है, पब्लिक कंपनी कहां से पैसा रेस कर सकती है, कौन से वे में रेस कर सकती है, और कहां पर प्रोस्पेक्टस लगता है और कहां पर प्रोस्पेक्टस नहीं लगता। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमने ये वीडियो में सेक्शन 23, 24, 26 एंड 29 अच्छी तरह से कवर कर लिया। श्योर अबाउट दिस? ये हमारे प्रोस्पेक्टस का पार्ट 1 है। इसके आगे आई विल रिकमेंड आप पार्ट 2 भी देखिए, जिसमें हम आगे वाले सेक्शंस को कवर करेंगे। प्लीज अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर friends. Thank you very much.